हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास टेंथ के जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं भस्म, उसके ऑल सब्जेक्टिव को इस क्लास में हम लोग देखेंगे। देखिए, पिछले क्लास नहीं किए हैं तो आप लोग जाकर कर लीजिए, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग इसके ऑल ऑब्जेक्टिव को देख चुके हैं। तो वो क्लास कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये सब पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग का जुड़ना बेहद ही ज़रूरी है। व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर है 88 097 और 90 531 पर। जैसे ही आप लोग मैसेज कीजिएगा, इधर से एक लिंक जाएगा, दबा कर व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं पर आप सभी लोग को ये पीडीएफ दिया जाएगा। चलिए, अगर चैनल को पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी लोगों को बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कराई जाएगी। चलिए, बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन कि अम्ल किसे कहते हैं। देखिए, चैप्टर का ही नाम है अम्ल, भस्म एवं क्षार। तो अम्ल किसे कहते हैं ये जानना बेहद ही जरूरी है। देखिए, अम्ल वह पदार्थ है जिसे स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है तो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल के पहचानने का यही सब उपाय है कि अम्ल कैसा होता है तो स्वाद में खट्टा होता है। अब ऐसा नहीं कि आप सभी अम्ल को चेक करेंगे कि खट्टा है तो अम्ल कहेंगे, लेकिन कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। देखिए, जो नीले लिटमस पत्र के घोल को लाल कर देता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अम्ल क्या करता है तो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है। और अम्ल को जब जल में घुला जाता है तो वह H+ आयन देता है। देखिए, तथा धातु पर इसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अब जब अम्ल की अभिक्रिया किसी भी धातु से कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस क्या करता है? मुक्त करता है। देखिए, अम्ल जैसे में देखिएगा तो HCl क्या है? अम्ल है। HNO3 अम्ल है। H2SO4 क्या है? तो ये सब अम्ल है। तो ये अम्ल के बारे में आप लोग समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि क्षार क्या है। अम्ल, भस्म एवं क्षार। तो देखिए, क्षार क्या है। देखिए, क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है तो कड़वा होता है और अम्ल खट्टा होता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखिए, यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार, और अम्ल क्या करता है तो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आता है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में, तो ये आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद रखिएगा। इसे आप लोग एक कॉपी पर कहीं लिख लीजिएगा, अम्ल क्या करता है और क्षार क्या करता है। देखिए आगे देखते हैं। इसका जलीय विलयन OH- आयन देता है। क्या करता है तो इसका जलीय विलयन OH- देता है, और अम्ल का क्या करता है तो H+ आयन देता है। तो यह भी आप लोग दोनों याद रखिएगा। यह कहाँ पर काम करता है? जब अम्ल और क्षार में अंतर पूछता है तो वो उस वक्त ये सब काम करता है। देखिए, तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है। अम्ल क्या करता है? क्षार क्या करता है तो अम्ल से जब भी अभिक्रिया करता है तो क्षार बनाता है। देखिए, अम्ल में जैसे में देखिएगा, क्षार में तो NaOH हो जाएगा, Cu हो जाएगा, CaO हो जाएगा, CaOH के होल ट्वाइस क्या हो जाएगा? ये कुल क्षार है। ये क्षार के उदाहरण हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि लवण क्या है। लवण किसे कहते हैं? अम्ल और क्षार को देख लिए, अब हम लोग का लवण देखना है। देखिए, वैसे पदार्थ, थोड़ा एक सेकंड रुक जाइए। हाँ चलिए, वैसे पदार्थ लवण कहलाते हैं जो लिटमस पत्र के प्रति उदासीन होते हैं। देखिए, जो उदासीन होते हैं, जिनका pH मान 7 होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनते हैं। जब भी धातु और अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है? लवण बनता है। इसमें देखिए, Zn क्या हुआ? धातु हो गया, और 2HCl ये क्या हो गया? अम्ल हो गया। जब भी इनसे अभिक्रिया कराया जाएगा तो बनेगा क्या? ZnCl, जो एक लवण है, और प्लस में H2 गैस मुक्त होगा। उसी तरह यह भी है। तो ये आप लोग अम्ल, क्षार और लवण। क्षार किसे कहते हैं तो देखिए, जो ये क्षारक है, ये है, इसी को क्षार कहते हैं। अम्ल और लवण और क्षार को हम लोग समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर का क्या नाम था? अम्ल, क्षार एवं भस्म। तो अम्ल, क्षार एवं भस्म को समझ गए। लवण को ही हम लोग भस्म कहते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालक करता है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, और ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है और क्षारक का क्यों नहीं करता है, यह भी क्वेश्चन बनता है। देखिए, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर है कि शुष्क अम्ल HCl विद्युत का चालन नहीं करता है। शुष्क जो अम्ल है, अर्थात जो सूखा हुआ केवल अम्ल, बिना पानी के अम्ल क्या करता है तो विद्युत का चालन नहीं करता है। शुष्क अवस्था में HCl H+ आयन मुक्त नहीं करता है। जब बिना जल के, अर्थात सूखा हुआ अम्ल क्या करता है कि H+ आयन नहीं देता है।
ज्यों ही अम्ल में जल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है, और जब अम्ल में जल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो वह H+ आयन मुक्त करने लगता है। अम्ल में जब भी आप लोग जल मिलाइएगा तो वह H+ आयन मुक्त करने लगेगा। अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा आसानी से बहने लगता है। क्या होता है, जब भी विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है जल डालने के बाद तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। देखिए H+ आयन के चलते जल से विद्युत धारा बहती है, और H+ आयन के चलते ही क्या होता है, जल से विद्युत धारा बहने लगता है। जब भी जल विद्युत का चालन करने लगता है, और जल क्या करता है तो विद्युत का चालन करने लगता है। तो ये आप लोग बेहतरीन ढंग से समझ गए। चलिए, कोई भी आप लोग का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। यहाँ तक आप लोग का समझ में आ रहा है ना। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है आप लोग का कि अम्लीय और भस्मीय मूलक क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। देखिए अम्लीय और भस्मीय मूलक को हम लोग को समझना है। देखिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। लवण 2 आयनों से मिलकर बनता है। लवण क्या होता है कि 2 आयन से मिलकर बनता है, उनमें से एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन होता है। लवण कैसे बनता है तो धन और ऋण आयन दोनों को मिलने से बनता है। देखिए, और धन आयन भस्म से प्राप्त होता है, जो धन आयन है वो भस्म से प्राप्त होता है, जबकि ऋण आयन अम्ल से प्राप्त होता है। देखिए भस्म को ही क्या कहते हैं हम लोग, क्षार कहते हैं। भस्म को ही हम लोग क्षार कहते हैं। और जो ऋण आयन है, ऋण आयन कहाँ से प्राप्त होता है, भस्म से। और जो देखिए धन आयन जो भस्म से प्राप्त होता है, और ऋण आयन है जो अम्ल से प्राप्त होता है। भस्म से प्राप्त आयनों को भास्मिक मूलक कहते हैं, और जो भस्म से प्राप्त मूलक होता है उसे हम लोग भास्मिक मूलक कहते हैं। अर्थात जब देखिए यहाँ पर ऋण आयन और भस्म से जो प्राप्त होता है उसे हम लोग भस्मिक मूलक कहते हैं, और अम्ल से प्राप्त आयन को अम्लीय मूलक कहते हैं। देखिए अर्थात ऋण को हम लोग क्या कहते हैं, ऋण आयन को हम लोग भस्मीय मूलक कहते हैं, और धन आयन को देखिए ऋण आयन को अम्लीय मूलक कहते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना जी, ऋण आयन को अम्लीय मूलक, यहाँ तो हो गया। और जो धन आयन है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, धन आयन को हम लोग क्या कहते हैं तो भास्मिक मूलक कहते हैं। ये आप लोग समझिए। देखिए जैसे सोडियम क्लोराइड के बनने में Na+ भास्मिक मूलक है। सोडियम क्लोराइड जब बनता है तो Na+ भास्मिक मूलक लगता है, और Cl अम्लीय मूलक है। आपस से संयोग कर NaCl लवण बनाते हैं। तो ये आप लोग समझ गए। आप लोग ये समझ में आया ना, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो चलिए आगे देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्सीजन कार्बोनेट NaHCO3 का 2 उपयोग बताएं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का 2 उपयोग बताना है। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के 2 उपयोग हैं। देखिए सबसे पहला हो गया है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। सोडा अम्ल है यह, इसका अग्निशामक अर्थात आग बुझाने वाला फायर ब्रिगेडियर गाड़ी में किया जाता है। इसका उपयोग अग्निशामक गाड़ी में किया जाता है। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक संगठक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन कर राहत पहुंचाता है। और देखिए सोडियम हाइड्रोजन का क्या कार्य है, सबसे पहले तो इसका पहला उपयोग है यह फायर ब्रिगेडियर, जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें लगाया जाता है। और दूसरा इसका काम क्या है, इसको जब हम लोग खाते हैं मीठा सोडा के साथ तो हमारे पेटों में जो अम्लीयता है, अम्लीयता को कम करता है और क्षारीयता को बढ़ाता है। आराम से ही समझिए। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि यह सब्जेक्टिव है। ऑल सब्जेक्टिव को 1 घंटा में सभी लोग कराते हैं, तो हम लोग 1 घंटा नहीं लेंगे, केवल 40 से 45 मिनट में इसको कर लेंगे। देखिए पढ़ाई में उगताइएगा तो नहीं होगा, पूरा समझना है तो ध्यान से समझिए। देखिए चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है, आप लोग का टाइम लग सकता है, इसीलिए हो जाइए मत। देखिए लिटमस विलयन के बारे में आप क्या जानते हैं, लिटमस विलयन के बारे में आप लोग को देखना है, समझना है। देखिए लिटमस विलयन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस विलयन कैसा होता है, उसका रंग बैगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलेपाइट समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। लिटमस को किस पौधे से बनाया जाता है तो लाइकेन के पौधे से निकाल कर बनाया जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस को कैसा उपयोग किया जाता है, इसे सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन उदासीन होता है। लिटमस विलयन कैसा होता है तो उदासीन होता है, अर्थात उसका pH मान 7 होता है, और यह बैगनी रंग का होता है। क्या होता है, बैगनी रंग का होता है। बहुत से प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता का गोभी, हल्दी, हाइड्रोजिया, पेट्रोनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचक करते हैं। यह सब क्या है तो प्राकृतिक सूचक है, जो अम्ल और क्षार को बताते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। इसमें अम्ल क्षार सूचक अथवा
सूचक कहा जाता है। अम्ल और क्षार क्या कहा जाता है, तो सूचक कहा जाता है। चलिए ये समझ गए आप लोग कि सूचक किससे कहते हैं और सूचक को कैसे जांच करते हैं, अर्थात कैसे हम लोग जांच करेंगे कोई अम्ल है या क्षार है। तो लिटमस पत्र से जांच करते हैं। लिटमस पत्र लाइकेन के पौधे से निकलता है और लिटमस पत्र का जो काम है वो सेम काम कौन करता है, तो ये लाल पत्ता का गोभी, हल्दी और ये सब जो नाम दिया है वह भी करता है। चलिए ये समझ गए आप लोग। आगे क्वेश्चन रखते हैं। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, पीतल या तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। देखिए पीतल और तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ को नहीं रखा जाता है। अक्सर आप लोग घर में भी सुने होंगे कि पीतल के बर्तन में दही को मत रखो। तो ये क्यों नहीं रखा जाता है, इसके पीछे केमिस्ट्री का ही हाथ है। देखिए तांबे या पीतल के बर्तन में दही नहीं रखा जाता है। तांबा और पीतल के बर्तन में दही नहीं रखा जाता है। दही में अम्लीय गुण होता है। दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, अर्थात अम्लीय गुण होता है, क्योंकि दही खट्टा होता है। तांबे के साथ दही की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु के लवण बनते हैं। देखिए जब भी लैक्टिक अम्ल और धातु अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और दही का स्वाद बदल जाता है। और लवण का क्या होता है स्वाद, लवण का पीएच मान 7 होता है और पानी का भी पीएच मान 7 ही होता है, अर्थात पानी का कोई स्वाद नहीं होता है। उसी प्रकार दही का भी कोई स्वाद नहीं रह जाएगा। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये प्लस समझिए। देखिए दही हो गया और प्लस में कॉपर के बर्तन में आप लोग रख लीजिए तो कॉपर लवण बना देगा और प्लस में क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा और ये जहरीला भी हो सकता है, खाने पर रोग भी हो सकता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कॉपर और पीतल और तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ को नहीं रखिएगा। चलिए ये 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि केक या पाव रोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए केक और जो पाव रोटी को बनाया जाता है तो बेकिंग सोडा का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर को सबसे पहले समझिए कि बनाया कैसे जाता है। देखिए बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए सोडियम बेकिंग सोडा जिसे हम लोग कहते हैं और टार्टरिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है। देखिए जब इसे जल में मिलाया जाता है और जब इसे जल में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है और जल में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है NaHCO3 प्लस में H, फिर उसके बाद करता है तो CO2 और प्लस में अम्ल का सोडियम लवण भी बनाता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी या केक फूल जाते हैं और जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है तो उसी गैस के कारण केक और रोटी फूल जाते हैं तथा इसमें यह मुलायम और स्पंज भी हो जाते हैं। और मुलायम और स्पंज अर्थात जो पड़कता उड़कता है ना, लबड़ की जैसे हो जाते हैं। ये आप लोग समझें। चलिए इसमें और थोड़ा सा होगा, नहीं अब नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग समझिए कि केक और पाव रोटी में बेकिंग पाउडर कैसे क्यों मिलाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन रखते हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा भी तो कमेंट में ज़रूर बताइए और आ भी रहा है तभी बताइए। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि और उसको उपयोग को लिखिए। देखिए ब्लीचिंग पाउडर को बनाने की विधि और उसको उपयोग को लिखना है। देखिए शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। सीधा सा है, जब भी शुष्क बुझा हुआ चूना पर आप लोग बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। देखिए रासायनिक सूत्र का मैं एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, आप लोग चिंता मत कीजिए। देखिए शुष्क बुझे हुए चूने पर जब हम लोग क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है। देखिए यहाँ पर समीकरण भी लिखा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूरा आप लोग लिखिएगा तभी आएगा, पूरा नंबर आप लोगों को मिलेगा। CaOH का होल ट्वाइस, उसके बाद क्लोरीन गैस का सूत्र होता है Cl2 होता है। उसके बाद बना क्या था, CaOCl2 प्लस में H2O अर्थात जल भी बाहर निकलता है। तो ये आप लोग समझिए। देखिए उसका उपयोग भी लिखना है। अभी इसका उपयोग यहाँ पर है कि लॉन्ड्री के साफ कपड़े के विरंजन के लिए, अर्थात जो कपड़ा साफ किया जाता है मशीन में उसमें इसका उपयोग किया जाता है। पानी वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुओं के रोगनाशक के रूप में और जल को साफ रखने के लिए क्या किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। और भी इसका उपयोग है बहुत, लेकिन यहाँ पर 2 कह रहा है तो हम लोग 2 ही को देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। देखिए धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करना है हम लोगों का। यहाँ पर अंतर लिखा हुआ है, देखते हैं 2 ही अंतर लिखा हुआ है। एक साइड क्या लिखा हुआ है, तो धोबिया सोडा और एक साइड लिखा हुआ है बेकिंग सोडा। देखिए पहला नंबर है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2
CO3 होता है और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। ये पहला अंतर हो गया रासायनिक सूत्र। फिर दूसरा है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज़ उद्योग में होता है। जो धोबिया सोडा है इसका उपयोग किस में होता है तो कागज़ के उद्योग में, साबुन के उद्योग में होता है और इसका उपयोग घरों में पाव रोटी बनाने में होता है। बेकिंग सोडा में क्या होता है, घरों में पाव रोटी और खास्टा नहीं ठेकुआ बनाने में होता है। देखिए तीसरा है ये अंतर कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में इसका उपयोग होता है। जल की जो अस्थायी कठोरता है उसे दूर करने में इसका उपयोग होता है और इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है तो आग बुताने वाली मशीन में होता है। तो ये आप लोग समझ गए धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर। चलिए आगे क्वेश्चन रखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोगों को लिखे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोगों को लिखना है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक के निम्नलिखित उपयोग है। हाइड्रोक्लोरिक के निम्नलिखित उपयोग है। देखिए पहला उपयोग है इस्पात की सफाई करने में। जो इस्पात की सफाई होती है उसको करने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ये आप लोग समझिए। देखिए अमोनिया क्लोराइड बनाने में, जब भी अमोनिया क्लोराइड बनाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ये आप लोग का दूसरा उपयोग हुआ। देखिए इसके बाद औषधियों के बनाने में, देखिए विभिन्न प्रकार की औषधियों को बनाने में केमिकलों का उपयोग किया जाता है। तो यह भी हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किस में किया जाता है तो औषधियों को बनाने में। उसके बाद सौंदर्य प्रसाधन में जितने ये फेयर लवली ये सब जितने भी मेकअप सेकअप आ रहे हैं उनमें क्या होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाया जाता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आप लोग समझेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ उपयोगों को लिखें। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोगों को लिखना है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और 12 नंबर क्वेश्चन क्या था तो 12 नंबर क्वेश्चन था सोडियम क्लोराइड था, क्लोरिक था, सोडियम क्लोरिक था और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। देखिए इसका उपयोग देखते हैं। पहला उपयोग है धातुओं के ग्रिज हटाने में प्रयुक्त होता है। धातु के ग्रिज को हटाने में इसका प्रयोग होता है। साबुन बनाने में इसका उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है तो साबुन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अपमार्जक के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। कागज़ बनाने में भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद कृत्रिम फाइबर बनाने में उपयोग किया जाता है। जितने भी फाइबर का ड्रम और हम देख रहे हैं उसका बनाने में इसी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है देखिए इस यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो ये आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 2 नंबर का यहीं से ही बनता है और बाकी जब चैप्टर है तीसरा और चौथा वहाँ से केवल 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, कम ही बनता है 2 नंबर का क्वेश्चन। चलिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि सोडियम नमक के उपयोग क्यों सलाह दी जाती है। सोडियम युक्त नमक का अर्थात जिस नमक में सोडियम हो उसी का उपयोग करने के लिए क्यों सलाह दिया जाता है। देखिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। आजकल सोडियम युक्त नमक उपयोग करने की काफ़ी जोर दिया जा रहा है। आजकल सरकार भी प्रचार दे रही है कि सोडियम युक्त जिस नमक में सोडियम हो उसी का उपयोग करें। क्यों देखिए सोडियम हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। सोडियम एक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए बेहद ही आवश्यक है। इसकी कमी से थायराइड से संबंधित रोग होते हैं। थायराइड से संबंधित क्या होता है रोग होता है। हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि होती है उससे संबंधित कुछ रोग होता है। देखिए सोडियम के कमी से आमतौर पर घेघा रोग होता है। सोडियम की कमी से कौन सा रोग होता है तो घेघा रोग होता है। साधारण नमक में थोड़ा पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम आयोडेट मिला देने पर आयोडाइज्ड नमक बन जाता है। क्या होता है आयोडाइज्ड नमक बन जाता है। इसे सेवन में शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती है और इसी के सेवन से क्या होता है कि शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती है और जब आयोडीन की कमी नहीं होगा तो घेघा रोग नहीं होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि सोडियम युक्त नमक का उपयोग कीजिए क्योंकि घेघा रोग से बचाव हो सके। तो ये आप लोग समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर अभी तक आप ये क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको क्लास अच्छा लग रही है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट में शुष्क क्रिस्टल को गर्म करने पर उस पर होने वाले प्रभावों को लिखिए। जब कॉपर सल्फेट के शुष्क क्रिस्टल को गर्म करने पर उसमें होने वाले प्रभावों को लिखना है। देखिए एक शुष्क प्रणाली में कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को लेकर क्रिस्टल लैंप पर गर्म किया जाता है। ये क्या है लैब में करने वाला है सब। अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लिख कर याद कर लीजिए, थोड़ा बहुत जान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में पूछे तो हम लिख सकें। क्योंकि यह जब आप लोग अपने स्कूल के
में जाइएगा और वहाँ पर कराया जाएगा ये प्रैक्टिकल में, तब आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए गर्म करने पर इसकी नीला रंग समाप्त होती है। जब भी आप क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल का अर्थात कुछ भाग को गर्म करेंगे तो उसका नीला रंग होता है वो समाप्त हो जाता है। देखिए समाप्त हो जाता है और इस श्वेत हो जाता है। कैसा होता है, तो नीला से उजला हो जाता है, श्वेत होता है। परख नली की दीवारें पर जल की बूंदें दिखाई पड़ती है। क्रिस्टल में 5 अणु जल होते हैं। जल के हटने पर क्रिस्टल रंगहीन और श्वेत हो जाते हैं। अगर इस स्वर पदार्थ पर पुनः जल की बूंदें डाली जाएगी तो इसका रंग पुनः नीला हो जाता है। और कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में जल के अणु वर्तमान रहते हैं, अतः इसका रंग नीला हो जाता है। तो ये आप लोग समझ गए। ये थोड़ा आप लोग को समझ में नहीं आया होगा क्योंकि यह प्रैक्टिकल करने वाला है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आप लोग समझ गए ना। आप लोग आएगा तो लिख सकते हैं ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है कि अम्ल क्षारक के बीच में अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्यों? उदाहरण सहित उत्तर देना है। देखिए जब भी अम्ल और क्षार में अभिक्रिया होता है तो उदासीन अभिक्रिया क्यों कहते हैं? देखिए अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। जब भी अम्ल और क्षार का अभिक्रिया कराएगा तो हमेशा लवण और क्षार बनेगा, अर्थात दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। क्या करते हैं? तो दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इसलिए अम्ल एक क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। ये समझिए क्यों कहते हैं। देखिए उदाहरण है कि अभिक्रिया निम्न प्रकार के होते हैं। अभिक्रिया यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए NaOH जो एक क्या है, क्षारक है, और HCl एक अम्ल है, और इनका जब अभिक्रिया होगा तो NaCl अर्थात नमक बनेगा और H2O अर्थात जल बाहर निकलेगा। तो ये आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होती है। देखिए हमारे पेट में भी अम्ल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। देखिए क्या है, पहला नंबर कि हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। हमारे जो पेट है अर्थात हमारे आमाशय में कौन से अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और कहाँ से स्रावित होता है, तो जठर ग्रंथि नामक से स्रावित होता है, और वह भोजन में अम्लीयता माध्यम को प्रस्तुत करता है। क्या करता है? अम्लीयता को कम करता है, जिससे जठर रस का पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम से में कार्य कर सकता है। और जो पेप्सिन नामक एंजाइम है वो अम्लीय माध्यम से क्या कर सकता है, तो कार्य कर सके। देखिए यह भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को क्रियाशील एवं नष्ट करता है। जो भी भोजन में रोग छोटे मोटे कीड़े जाते हैं उनको क्या करता है, तो यह नष्ट करता है। चलिए देखिए आगे, और इसका तीसरा उदाहरण है कि यह भोजन को शीघ्रता से पचने नहीं देता है। देखिए भोजन को शीघ्रता से पचने नहीं देता है, थोड़ा आराम से पकने देता है। देखिए लोग कहते हैं कि हमारे पेट में भी आग होती है, और जठर वो आग को क्या कहते हैं, तो जठर ग्रंथियाँ ही कहते हैं। देखिए जठर ग्रंथि से जो अम्ल निकलता है वही क्या करता है, तो हमारे भोजन को पचाता है, उसी को हम लोग आग कहते हैं, पेट की आग। चलिए आगे क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है कि अस्पताल में टूटी हुई अस्थियों को जोड़कर बैठने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यौगिक का नामोल्लेखन कीजिए, अर्थात नाम को लिखिए। इसको कैसे निर्माण किया जाता है? अस्पतालों में टूटी हुई अस्थियों को, देखिए आंसर देखेंगे तो थोड़ा इसको क्वेश्चन भी पता चल जाएगा। देखिए अस्पताल में टूटी हुई हड्डियों को जोड़कर, यानी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जिस यौगिक का प्रयोग किया जाता है उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। देखिए अस्पताल में क्या किया जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है तो उसे बैठाना वहाँ पर था, बैठना नहीं था। देखिए किसी के भी हाथ टूट जाता है तो हाथ को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इसका रासायनिक दृष्टि से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। रासायनिक नाम उसका क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है। देखिए CaSO4 1/2H2O इसका रासायनिक सूत्र है। इसे भट्ठी में जिप्सम को 373 के अर्थात कैल्शियम ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। देखिए इसका रासायनिक सूत्र देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है CaSO4 × 2H2O और 373 कैलोरी अर्थात जो ऊर्जा दिया जाता है, उसके बाद ये सब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन आप समझ गए। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग है। विरंजक चूर्ण के महत्वपूर्ण उपयोगों को देखते हैं। देखिए पहला उपयोग है, इसे सूती कपड़े में लीलिन और लकड़ी को गूदे से उड़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या कहता है कि सूती कपड़े
और लकड़ी को गुदी को उड़ाने का कार्य किया जाता है। उसके बाद दूसरा उपयोग है पानी योग, पानी के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट किए करने के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थात पानी को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए उसके बाद क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, जो भी क्लोरोफॉर्म आता है उसको बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। न सिकुड़ने वाली और ऊन इसकी सहायता से निर्माण किया जाता है, बिना सिकुड़ने वाले ऊन का निर्माण इससे किया जाता है। बहुत सारा सामान इससे बनता है। देखिए उसके बाद प्रयोगशाला में उद्योग और ऑक्सीकारक का उपयोग करता है, प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग होता है, उद्योगों में भी उपयोग होता है, ये समझिए। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल के सामान्य गुण बताएं। अम्ल का कौन कौन सा गुण होता है उसे हम लोग देखना है। देखिए अम्ल का गुण की बात किया जाए तो देखिए सबसे पहला है कि इसका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है तो इसका स्वाद खट्टा होता है। उसके बाद ये नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, इसे आप लोग बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए इसका घोल साबुन के घोल की तरह चिकना होता है, और जो अम्ल का घोल होता है वो साबुन के घोल की तरह चिकना होता है। यह धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या कहता है? यह धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। जब भी कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाता है। अम्ल क्षारकों से क्रिया करके लवण बनाता है। अम्ल जो है क्षार अर्थात भस्म से अभिक्रिया कर लवण बनाता है। तो ये सब क्या है? तो अम्ल के गुण है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आसपास थोड़ा हल्ला हो रहा है तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। देखिए अम्लों के हमारे बारे में, अम्लों के हमारे जीवन में हानियाँ लिखिए। देखिए अम्ल से बहुत सारा फायदा है तो उससे कुछ हानियाँ भी है, उसके हानियों को लिखना है। देखिए सबसे पहला हानि है कि यह जीवन कोशिकाओं को नष्ट करता है। यह सजीव हमारे शरीर में जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो यह जीवित कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है। सादर अम्ल त्वचा और कोमल अंगों को गंभीर क्षति पहुंचता है। जो हमारे कोमल कोमल अंग हैं त्वचा जैसे, इनको बहुत ही गंभीर क्षति पहुंचाता है। एसिड अटैक आप लोग सुने होंगे। एसिड का अर्थ होता है अम्ल, अम्ल अटैक भी उसे हम लोग कहते हैं। अम्ल को जब अपन अपने त्वचा पर लगाएंगे तो त्वचा को जार देता है अम्ल। देखिए तीसरा है कि कुछ खास पदार्थों को खराब कर देता है। अम्ल क्या करता है? तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल के संपर्क में आकर खराब हो जाते हैं। चलिए ये आप लोग समझ गए। 21 नंबर क्वेश्चन है कि क्षारकों का सामान्य गुण को लिखें। क्षारक के सामान्य गुण कौन कौन से लिखें? अम्ल के तो गुण समझ गए, लेकिन क्षारक के भी गुण को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्षारक के कौन कौन से गुण हैं। देखिए इसका स्वाद क्या होता है? सबसे पहले इसका स्वाद कड़वा होता है। दूसरे नंबर यह साबुन जैसे चिकने होते हैं तथा त्वचा को क्षति पहुंचाते हैं। क्या कहते हैं? तो क्षारक भी चिकना होता है, लेकिन यह भी क्या करता है? त्वचा को क्षति पहुंचाता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। यह क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। यह हल्दी के रंग को भूरा लाल कर देता है। हल्दी कैसा होता है? तो पीला होता है, लेकिन जब उसमें भस्म मिलेगा तो वह भूरा और लाल कर देगा। देखिए यह अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। जब भी क्षार अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो लवण और पानी बनाएगा। उसके बाद यह फिनाफथेलिन के घोल को गुलाबी कर देता है। फिनाफथेलिन का घोल क्या करता है? तो यह गुलाबी कर देता है। ये आप लोग समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को समझ लेते हैं। साधारण नमक NaCl की प्राप्ति कहाँ से होती है? स्पष्ट कीजिए। NaCl कैसे बनता है, साधारण नमक कैसे बनता है, उसे हम लोग को देखना है। देखिए पहला स्टेप देखिएगा, तो पहला स्टेप है कि समुद्री जल के साधारण नमक की बहुत बड़ी मात्रा घुली हुई है। समुद्र के जल में बहुत ही मात्रा नमक का घुला होता है। समुद्र जल से नमक की प्राप्ति लवण क्यूरियो माध्यम से किया जाता है। सूर्य के ताप और वायु की सहायता से समुद्र जल का वाष्पीकरण होता है। जब भी देखिए समुद्र में सुनामी आता है तो आसपास कुछ गड्ढा खान दिया जाता है, और जब सुनामी का पानी तट के ऊपर चढ़ता है तो जो गड्ढा खाना रहता है उसी में क्या रहता है? पानी आकर भर जाता है। और जब फिर सुनामी खत्म हो जाता है तो सारा पानी कहाँ चलता है? समुद्र में चलता है, और जो पानी बचा रहता है वही केवल गड्ढा में रहता है। और जब सूर्य का प्रकाश उगता है तो पानी वाष्पीकृत हो जाता है, और जो उसमें का नमक होता है वही क्या होता है? तो बच जाता है। देखिए ऐसे भी आप लोग समुद्र के किनारे हैं, बिहार में तो समुद्र किनारे नहीं है। जो लोग समुद्र किनारे रहते हैं वो अगर पानी लेकर छत पर रख देंगे ना तो वो पानी उड़ जाएगा और नमक बच जाएगा। देखिए नमक की प्राप्ति होती है। इस नमक को MgCl और MgSO4 जैसे अनेक अशुद्धियाँ मिलती है, और वैसे नहीं कि उसी नमक को खाने लगेगा। उस नमक में बहुत सी अशुद्धियाँ मिलती है, उसे फिर फैक्ट्री में ले जाकर साफ किया जाता है, कोई केमिकल मिलाया जाता है, आयोडीन मिलाया जाता है, तब उसे मार्केट में भेजा जाता है। अशुद्धियों को दूर कर शुद्ध नमक प्राप्त किया जाता है। तो यह भी एक नमक प्राप्त करने की विधि है। देखिए आगे है खनिज नमक। संसार में अनेक भागों में ठोस लवण का निष्पेक्ष है। देखिए नमक खनिज से भी मिलता है। यह खनिज लवण तथा
युगों पहले समुद्र का कोई हिस्सा सूखा गया था। देखिए यह नमक कैसे बनता है, कई युगों पहले समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया था, और जो सूखता तो केवल पानी है लेकिन नमक सूखता नहीं है, वही नमक क्या है, ज़मीन में दब गया है। और खनन उसी प्रकार से होता है तथा इस नमक का खनन उसी प्रकार से होता है जैसे कोयले के किया जाता है। मंडी हिमाचल प्रदेश, खेवड़ा पाकिस्तान आदि ऐसे नमक उपलब्ध हैं। इन स्थानों पर क्या है तो नमक उपलब्ध है। अशुद्धि के कारण इन नमक को प्रायः भूरे रंग का होता है, और इनमें मिट्टी कण के कुछ अशुद्धि पाए जाते हैं जिनके कारण इनका रंग भूरे रंग का होता है। कभी कभी भूमि तल की गहराइयों से जल में घोल कर पंपों की सहायता से भी बाहर निकल लगता है। और देखिए कभी कभी हम लोग कल को गलाते हैं तो जल के कारण घुलकर कल पंपों से भी बाहर निकल लगता है, तो लोग कहते हैं इसका पानी खट्टा आ रहा है, उसमें नमक मिला हुआ है इसीलिए खट्टा आता है वो, ये समझ गए। चलिए आगे है, इसमें तीसरा है कि झीलों से राजस्थान की सांभर झील, अमेरिका की क्रेटो फॉल्ट लेक, रूस की लेक एल्टन आदि भी नमक प्राप्त किया जाता है। इन झीलों में भी क्या होता है तो नमक पाया जाता है। इन्हें जल के वाष्पीकरण से प्राप्त किया जाता है, और जल के वाष्पीकरण से ही इसे भी प्राप्त किया जाता है। देखिए आप लोग का 24 नंबर क्वेश्चन है कि धोवन का सोडा तथा बेकिंग सोडा के दो उपयोग प्राय उपयोग बताएं। धोवन सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर हम लोग देख लिए हैं, इसका उपयोग बताना है। देखिए सबसे पहले धोवन सोडा का उपयोग देखते हैं कि जल के अस्थायी कठोरता को दूर करता है। यह क्या कहता है कि जल के अस्थायी कठोरता को दूर करता है। दूसरा उपयोग है कांच, साबुन, पेपर और आदि और भी चीज़ों बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण यौगिक है। देखिए बेकिंग सोडा की बात किया जाए, बेकिंग सोडा की बात किया जाए तो पहले एंटीसेप्टिक एवं संघटक क्षारीय होने के कारण अम्ल का अधिक उदासीन होता है। अम्ल क्या होता है तो उदासीन होता है। दूसरा उपयोग है यह खाद्य एवं पेय पदार्थों को के रूप में प्रयोग होता है। खाद्य एवं पेय पदार्थों के रूप में प्रयोग होता है। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल या इस जैसे एक अम्ल होता है। जब बेकिंग चूने को गर्म करते हैं तो इसमें विद्यमान सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं सोडियम कार्बोनेट प्रदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाध्य और इसमें थोड़ा सा होगा करके ब्रेड एवं केक फुला देता है। तो के ब्रेड और केक फुलाने में भी इसका उपयोग होता है। और आप लोग का सबसे लास्ट क्वेश्चन और 25वां नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग को लिखें। उपयोग क्या है देखिए, लास्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग का आइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। देखिए इसे कांच खिलाने और सिरेमिक बर्तन आदि बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डिजाइनिंग बर्तन बनाने में, खिड़कियों बनाने में उपयोग किया जाता है। सजावटी सामान जैसे में मूर्ति को आदि बनाने में उपयोग होता है इसका। अस्पतालों में दांत को हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग होता है। देखिए शॉर्टकट में ही इसको देख लेते हैं। उसके बाद भवनों के दीवारों और छतों को समतल करने में अर्थात प्लास्टर करने में उपयोग होता है। अग्निशामक में होता है इसका, प्रयोगशाला में इसका उपयोग होता है। तो ये हम लोग ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ गए। अगर आप लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ में आया है तो कमेंट में कुछ ना कुछ अच्छा से कमेंट कर दीजिए, और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप में ही ये सब PDF मिलेगा। अगर ये सब PDF लिख कर आप लोग याद कीजिएगा तो आप लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा। तो उससे अच्छा है कि व्हाट्सअप पर इसका PDF ले लीजिए, और नंबर मैं शुरू में दिया था उसी पर मैसेज कीजिएगा, या व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो चलिए वीडियो तो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन चलिए अब क्लास को ख़त्म करते हैं। PDF सारा ले लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा जाते जाते।